अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज पहलवानों के शहर जो कि अपने खानों की वजह से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, गुजरांवाला में मौजूद हैं और यहाँ के एक्सपर्ट्स के साथ हम बड़े दिलचस्प मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी जो हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करने लगे हैं, इसका जो मौजू है वो ये है, ज़ियाबीतस अगर ज़्यादा अरसे तक हमारे जिस्म में मौजूद रहे या आप उसका शिकार रहें तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस पेचीदगियाँ क्या क्या हो सकती हैं जो कि काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकती हैं। अब ये क्यों हो जाती हैं कॉम्प्लिकेशंस, इनसे बचा कैसे जा सकता है, अगर हो जाएं तो इनका इलाज क्या होता है। तो इस पे बड़ी दिलचस्प सवालात भी हम करेंगे और उनके जवाबात भी लेंगे अपने एक्सपर्ट से, जो कि हैं डॉक्टर ज़ैन अली भट्टी साहब, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं और डायबिटोलॉजिस्ट हैं जैन डायबिटीज़ सेंटर गुजरांवाला में। वेलकम टू द शो डॉक्टर जैन। जी थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, आवाम की आगाही के लिए सबसे हम एक थोड़ी सी उससे सादा से सवाल से शुरू करते हैं। डायबिटीज़ इज़ कॉल्ड मदर ऑफ ऑल इलनेसेस, कि शुगर जो है वो उमुल अमराज है। तो ये उमुल अमराज क्यों हम कहते हैं शुगर को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसलिए हम इसको उमूल अमराज कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो बॉडी का माइक्रो और मैक्रो वेस्कुलेटर, मतलब कि छोटी से छोटी खून की नालियां और बड़ी से बड़ी नालियां और उससे मुल्हिका जो अज़ा हैं हमारे, वो जब मुतासिर होते हैं, चूंकि पूरी बॉडी के अंदर जो हमारा सिस्टम है वो ब्लड फ्लो सर्कुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ब्लड फ्लो जब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो उससे जो है ना वो तमाम जो अज़ाएं हैं उनकी जो है वो हरकतों सकनात, इसके अलावा जो है उनकी एफिशिएंसी, या जिस तरह कुदरत ने उनको एक नेचुरल उनका एक मैकेनिज्म है काम करने का, वो मुतासिर हो जाता है। तो जब वो मुतासिर होता है तो उससे पूरी बॉडी मुतासिर होती है, यानी कि सारा जिस्म मुतासिर होता है। जब सारा जिस्म मुतासिर होता है तो फिर इसको हम उमूल अमराज कहते हैं। बड़ी आपने जामे इसकी तारीफ़ की। देखिए नाज़रीन के हमारे जिस्म में खरबों के हिसाब से खुलियाँ हैं और कुदरत का निज़ाम ऐसा है, जिसमें डॉक्टर जैन ने कहा कि एक एक खुलिये तक खून पहुँचता है। तो खून की कुछ बड़ी नालियाँ होती हैं और वो दरख्त की शाखों की तरह छोटी होती रहती हैं और अल्टीमेटली इतनी बारीक हो जाती हैं कि वो खुर्दबीन से नज़र आती हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा। तो हर जगह पर खून पहुँचाना हमारे दिल की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन शुगर अगर ज़्यादा अरसे तक कायम रहे तो बड़ी शरियानें और जो छोटी बहुत बहुत बारीक शरियानें हैं वो मुतासिर होती हैं और उन टिश्यूज़ को, उन खुलियों को सेल खून की सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से उन मुतलका जो अज़ा हैं और वो जो हमारे बॉडी के सिस्टम्स हैं वो मुतासिर होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं जी, डायबिटीज़ इज़ मदर ऑफ़ ऑल इलनेसेस, उमुल अमराज इसी वजह से कहा जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे अवाम जो हैं वो कंफ्यूज भी होते हैं कई दफ़ा कि जी ये टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है। तो मैंने कहा आपकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, आपसे पूछते हैं कि ये शुगर की ये 2 अक़साम, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? डॉक्टर साहब, जो टाइप 1 डायबिटीज है ना, उसके अंदर बॉडी जो है ना वो लिटिल और नो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो सकती बॉडी ओके। के अंदर नेचुरली। और जो टाइप 2 डायबिटीज है उसके अंदर इंसुलिन तो बॉडी प्रोड्यूस करती है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, यानी कि जो इंसुलिन बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, जो सेल्स है उसका उससे फायदा ही नहीं उठा पा रहे, इतने मौसर नहीं है। मौसर नहीं है। जो टाइप 1 है वो अर्ली एज में डिटेक्ट हो जाती है, यानी कि 20 साल से कबल छोटे बच्चों में जो होती है वो टाइप 1 डायबिटीज है। और जो 20 साल एंड अबव ऑनवर्ड्स है, जिसके अंदर जो है वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, फर्दर ओबेसिटी है, वो जो है वो टाइप 2 में आ जाती है। और टाइप 1 जो है वो थिन लीन पेशेंट्स में भी हो सकती है, वो जो है वो लिटिल बेबीज में भी हो सकती है, वो अर्ली एज में है, यानी कि 20 इयर्स एंड बिलो। तो उसमें जो है वो हम ये देखते हैं कि वो टाइप 1 है। और जो टाइप 2 है वो जो है वो 20 अबव है, 20-25 के ऊपर जो है वो उसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं, और उसके बाद फिर वो ऑनवर्ड्स जो है वो चलते हैं। अच्छा, पब्लिक का तासुर, आई एम श्योर कि आपके पास तो डे टू डे मरीज़ आते हैं और उनको बड़ी अचंभे की बात होती होगी, हैरानगी की बात होती है जब आप कहते होंगे कि ना इस बच्चे को शुगर है। लोग मानने को तैयार नहीं होते क्योंकि पब्लिक परसेप्शन तो यही है, वो जी शुगर है जी बुज़ुर्ग बीमारियों की या मिडिल एज लोगों की, मुअम्मर अफराद की और पक्की उम्र के लोगों की बीमारी है। तो डॉक्टर साहब, ये छोटे बच्चों में शुगर कुछ समझ नहीं आई कि ये क्यों मतलब हो जाता है, इसमें इसकी कोई सर, वजूहत क्या होती हैं इसमें टाइप 1 जो डायबिटीज़ हमारा में? पेनक्रियाज है ना, जी। ये एक थोड़ा सा अब नाजरीन को समझना पड़ेगा, आपके नाजरीन को आपके तवज्जुह से, कि ऑटो इम्यून है ये टाइप 1, जिसके अंदर ये होता है कि बॉडी खुद ही डिस्ट्रक्शन कर देती है, तबाह कर देती है उन सेल्स को, उन खुलियों को
जो कि इंसुलिन बनाते हैं या जो इंसुलिन पैदा करते हैं, उनको ही जो है वो तबाह कर देती है। नतीजतन इंसुलिन जो है वो बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, और जब वो नहीं प्रोड्यूस कर पा रही तो उससे क्या हो रहा है कि जो शुगर लेवल्स हैं वो दे हैव बीन राइजिंग, मतलब कि उनका बढ़ना, मतलब कि शूट शुगर कर गया लेवल ना। का बहुत ज्यादा ऊपर चले जाना, वो है। उससे क्या हो जाएगा, उससे प्यास का लगना नंबर 1, दूसरे नंबर के ऊपर पसीने का बहुत ज्यादा आना है, बाज औकात पेशेंट्स का, मरीजों का बेहोश हो जाना, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में चले जाना, यूरिन के अंदर जो है वो पेशाब छोटे के अंदर कीटोन्स बॉडी का बन जाना। वो तो तो खतरनाक ये सिचुएशन है ये फिर ये इस देखो। हद तक हमारे वो मामला हो जाते हैं। तो मकसद सिर्फ और सिर्फ ये डॉक्टर साहब कहने का कि अब अवेयरनेस विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त के साथ साथ आ रही है। तो टाइप 1 डायबिटीज अब जब हम गाइड करते हैं, पिछले दिनों मेरे पास एक पेशेंट आई, उसकी एज थी एक की 1.5 साल बच्ची की, एक की 4 साल, और दोनों टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट डिक्लेयर थी, उनके पेरेंट्स करवा के आए, और साइंस एंड सिम्टम्स, और फिर जब हम लैब टेस्ट के ऊपर गए, उससे हमें जो है वो अलामात देखकर, मरीज की शिकायत सुनकर, हिस्ट्री लेकर, उसके बाद जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो डिक्लेयर डायबिटीज, और उसके पेरेंट्स को शुगर थी। तो इट्स जरूरी नहीं है कि जिसके पेरेंट्स को शुगर हो टाइप 1 बच्चे में हो सकती है, दिस इज नॉट। और ना ये है कि जी जिसके पेरेंट्स को नहीं है उसको कैसे हो सकती है, ये नहीं है। ये बस कुदरती बॉडी के अंदर जो है वो अगर ऑटो इम्यूनिटी आ जाए, डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, जो खुलिए इंसुलिन बना रहे हैं, अगर वो तबाह हो जाए तो फिर टाइप 1 डायबिटीज। तो सादा अल्फाज में टाइप 1 डायबिटीज़ जो ख़ास तौर पर बच्चों में होती है, वो जिसे कहते हैं ना जी अपने ही गिराते हैं नशिमन पे बिजलियाँ। तो हमारा अपना जो इम्यून सिस्टम कुदरत ने रखा हुआ है हमें बीमारियों से बचाने के लिए, वो अपने ही लबलबे को को उड़ा टारगेट करता है, टारगेट इंसुलिन तबाह नहीं बनने देता, नतीजतन फिर ब्लड शुगर बहुत बढ़ रेज जाती हाई हो है, जाती है। और बच्चा जो पता चलता है कि वो उसका शिकार हुआ हुआ है। और फिर तो डॉक्टर साहब इस तरह के बच्चों में तो फिर मेरा ख्याल है इंसुलिन हमें बाहर से देनी पड़ती होगी। हाँ जी, उसमें ये है कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके अंदर जो है वो बच्चों को जो है वो इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं। चूँकि हमें इंसुलिन की डोज कैलकुलेट करना, चूँकि बच्चा छोटा है उसको तो ये चीज़ें नहीं समझ आएंगी, तो एग्जैक्टली, उसके हिस्से की, पेशेंट के हिस्से की काउंसलिंग उसके पेरेंट्स को पेरेंट्स को करनी करनी पड़ती पड़ती है। है। तो उससे फिर उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है, और उनके साथ एक सोशल मॉरल सपोर्ट, एक सिंपैथी और एक कंफर्ट लेवल डेवलप करना पड़ता है, और उनसे कहा जाता है कि आप हमें रिपीटेडली फॉलो अप दें, ताकि जो कि पेशेंट्स को घर में वो मॉनिटर कर रहे हैं हमसे ज्यादा, और उन्होंने टाइमली इसकी इंसुलिन लगानी है और इसकी डाइट का ख्याल रखना है। तो फिर इसलिए फिर हमें पेरेंट्स के ऊपर भी साथ साथ थोड़ी उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइप 1 डायबिटीज़ चले है तो बीमारी, लेकिन ये मेंटल ट्रॉमा कितना बड़ा होता है उन पेरेंट्स के लिए जो बेचारे, जिसका आपने भी बताया कि एक बच्ची 1 साल का, 1.5 साल और एक डेढ़ 4 साल। और एक 4 साल, जब उनको पता लगा होगा कि हमारे दोनों बच्चों को शुगर है, जी जी। तो क्या कैफियत होती है उनकी, क्या उसमें जी बताते हैं इसमें? फर्स्ट ऑफ तो ऑल तो शॉक में भी जाते होंगे पेरेंट्स। वो डिप्रेशन, इवन की जो माएँ हैं वो रो रही होती हैं, मतलब कि ये इस लिहाज से वो कहती हैं जी बच्ची का मामला है, कल नूं की होएगा कहता ਵੱਡਿਆਂ भी हो आ भी के, होना है। ये पर्टिकुलरली कि ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, डॉक्टर साहब एक दो दिन की गल तो है नहीं है, तो फिर सारी सारी उम्र जिंदगी। ही इंज चलेगा। तो ये चीज़ें आती हैं, उसमें फिर ये है कि हम कहते हैं कि भी फ्लू अकेला तो नहीं है, और भी इतनी दुनिया हज़ारों है, देखो है बच्चे नाल, फिर उनको एक एग्जांपल्स देखनी पड़ती हैं, और जो उनसे पहले ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं और जो फॉलो अप के लिए आए होते हैं, फिर उनको आपस में उनके पेरेंट्स ग्रुप के साथ डिस्कशंस उनका करवाते इंटरेक्शन होंगे। करवा देते हैं कि तुसी थोड़ा जिहा इन्हां नूं गाइड करो, दसो। वो जिसे कहते हैं ना जी गम बांटने से हल्का हो जाता है, जाता वही है वाला हिसाब है कि वी वो आर नॉट अलोन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड। कि हमारे बच्चों के साथ ही नहीं हुआ, दूसरे बच्चे भी इससे मुतासर हो सकते हैं। बिल्कुल है। वेरी नाइस स्ट्रेटजी डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं, फोकस शिफ्ट करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के ऊपर। इसकी वजूहात में अब एज एन एक्सपर्ट, उसमें तो बड़ी एक ओपन एंड शट केस है कि इंसुलिन ही नहीं बन रही तो आप बाहर से दे रहे हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए। टाइप 2 में जिस आपने बताया कि इंसुलिन बन रही होती है लेकिन इतनी मौसर नहीं रहती शुगर कंट्रोल करने में। अब उसकी क्या वजूहात बनती हैं कि इंसुलिन जो है अपना काम करना छोड़ जाती है और फिर अल्टीमेटली टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है लोगों को? डॉक्टर साहब उसमें सबसे पहले तो डेली रूटीन मैटर करती है कि आपकी नींद पूरी है। सेकेंडली ये मैटर करता है कि आपकी डेली एक्टिविटीज़ क्या है। आपका सारा दिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे रहने वाला काम है, प्रोलॉन्ग ट्रैवलिंग है,
फिर मैटर करता है कि आपकी डाइट क्या है, उसके अंदर जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स कितने आप ले रहे हैं, फैट कितना ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स कितनी ले रहे हैं, मीठी चीज़ों का इंटेक कितना है। फिर ये देखते हैं कि आपकी वॉक है कि नहीं है। उसके बाद जो है वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जिसमें आपके आपके पेरेंट्स को शुगर है नहीं है, उसके बाद कोलेस्ट्रोल का मामला। तो ये सारी चीज़ें एक कवर के अंडर आती हैं, उसको कहते हैं हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो उसके अंडर फिर हम ये देखते हैं कि पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं कि जिनके ऊपर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर ये चीज़ें जो है वो कोमॉर्बिडिटीज़ ये मिलके जो है वो फिर हम फैसला कर पाते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ में इसकी ये जो पॉसिबल कॉजेज़ हैं कि यार इन वजूहात की बुनियाद पर हम समझते हैं कि ये जो मरीज़ आया है फलां, इसको ये मसला हो सकता तो इसका मतलब है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में दो तरह की कॉजेज़ हो गई। एक तो वो जो आपके इख्तियार में है। ठीक है, आप खाना पीना आपके इख्तियार में है ना, आपने कितना फिजिकल एक्टिविटी करनी है आपके इख्तियार में है, आप कितना सो रहे हैं ये भी आप खुद कर सकते हैं। जहाँ पर आपका इख्तियार नहीं है वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि बिल्कुल आपके ऐसे मतलब पेरेंट्स में या बहन भाइयों में किसी को शुगर रही है तो इम्कान है कि आपको भी हो जाएगी। बिल्कुल तो इसका मतलब है कि अगर इस तरह के लोग जिनकी फैमिली के अंदर हिस्ट्री हो टाइप 2 डायबिटीज़ की, वो फैक्टर्स जो उनके इख्तियार में हैं अगर उनको कंट्रोल कर लें तो एज एन एक्सपर्ट आप क्या कहते हैं कि वो प्रिवेंट कर सकते हैं डायबिटीज़ को? डॉक्टर साहब का जो ऑनसेट ऑफ द डायबिटीज होगा वो डिले हो सकता है ओके, और वो ये चीज़ें अलामतें जो है वो शायद देर से ज़ाहिर हों और इवन ये है कि अगर वो स्ट्रिक्टली चीज़ों को मॉनिटर रखे तो शायद ये हो ही ना। चलिए ये तो बड़ी आपने उम्मीद अफजा बात की ऐसे कि इसका मतलब है कि आप अपने तर्ज ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियाँ लाएँ कि अगर फैमिली हिस्ट्री होने के बावजूद आप डायबिटीज़ से बच भी सकते हैं या कम से कम अपनी इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, आगे चल के इसको डायबिटीज़ होगी, इतनी जल्दी नहीं होगी। यस अच्छा, अब हम आते हैं डॉक्टर साहब, आहिस्ता आहिस्ता हम उस मेन मुद्दे की तरफ आते जा रहे हैं, उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं। शुगर का एक पेशेंट है टाइप 2 डायबिटीज़ का, उसमें शुगर का नॉर्मल रखना कितना ज़रूरी है उन कॉम्प्लिकेशंस से बचने का या उनको ज़रा दूर करने का? डॉक्टर साहब इसमें एक इंग्लिश की टर्म मैं बोलना चाहूँगा आपकी इजाज़त से जी जी प्लीज़। कि स्ट्रिक्ट शुगर लेवल मॉनिटरिंग या स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल जो है ना, इट इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ द डायबिटीज़ मैनेजमेंट। इट मीन्स बुनियाद है इसका। अगर शुगर की पेचीदगियों से आप बचना चाहते हैं, आप जो है वो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस यानी कि आप जो है वो दिल दिमाग गुर्दे पैरों की मल्टीपल बीमारियों से अगर आप बचना चाहते हैं तो जितना शुगर का आपका कंट्रोल मॉनिटर होगा, स्ट्रिक्टली आप जितना चीज़ों पर विजिलेंट रहेंगे, नज़र रखेंगे, लापरवाही का मुजाहरा नहीं करेंगे, आप उतना ही देखेंगे कि आपका जो है ना वो बड़ा एक अच्छे रिजल्ट्स आपकी बॉडी में और जो है वो लेबॉर्ट्री वाइज जब इन्वेस्टिगेशंस आप अपनी रूटीन करवाएंगे आफ्टर 6 मंथ्स 3 मंथ्स तो आप कहेंगे कि वाकई आपके लिए वो एक बहुत बड़ा एक एनर्जी पुश होगा और बड़ा एक आप साइकोलॉजिकली बेहतर फील करेंगे कि मेरी चीज़ें जो है दे आर विद इन द नॉर्मल लिमिट्स, कि वो बिल्कुल जो है वो लिमिट्स के नॉर्मल के करीब हैं या उनके दरमियान। तो ये ग्लाइसेमिक कंट्रोल या शुगर का कंट्रोल लेवल्स का जितना बेहतर रहेगा राउंड द क्लॉक, उतना जो है वो मेरा पेशेंट आपका पेशेंट जो हमारा शुगर का मरीज है वो और अपने आप को बड़ा बेटर फील करेगा। आई एम श्योर कि पेशेंट कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ, वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ Yes, गुजार सकता it है is. अगर वो दवाइयों के ऊपर और जो डॉक्टर साहिबा ने हिदायत दी होती हैं उनके ऊपर तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली लाकर उन पर अमल करें। तो बिल्कुल। इसका मतलब बेसिक बुनियाद जो है वो ये है कि आप अपना शुगर थ्रू आउट, जिस आपने फरमाया कि 24 घंटे आपका शुगर लेवल नॉर्मल लिमिट्स में रहे, Yes. तो आप बिल्कुल एक कामयाब और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह प्रोग्राम के पहले क्वेश्चन में आपने कहा कि जनाब हमारी खून की नालियाँ या शरियाने जिस्म के एक एक रुएँ में खुलिए खुलिए तक जा रही हैं, चाहे वो दिल के हों, चाहे दिमाग के हों, चाहे फेफड़े हों, चाहे किडनी हो, हर जगह जा रही हैं और उनमें जब ख़राबी होती है तो फिर ये अज़ा भी मुतासर होते हैं। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, फ्रॉम हेड, यहाँ से शुरू करते हैं सर से, आखिरी हिस्सा हमारा होता है पाँव की उंगलियाँ, ऊपर से लेकर नीचे तक डायबिटीज़ अगर बहुत अरसे तक रहे किसी शख्स के जिस्म में और ख़ास तौर पर अगर कंट्रोल भी ना रहे तो क्या क्या मेजर ऑर्गन सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? सबसे पहले तो नाजरीन के लिए अर्ज है कि शुगर की जो है जिस तरह आपने सारी माशाल्लाह समा की है कि मैक्रोवास्कुलर मतलब कि छोटी से छोटी नाली और बड़ी से बड़ी खून की नाली वो मुतासर होती है।
तो आप सर से शुरू कर लें। जी पहले नंबर के ऊपर सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या इंसिडेंट, जिसके अंदर फालिज का या TIA का खदशा हो सकता है, अगर शुगर लंबा अरसा तक भी है और कंट्रोल भी नहीं। फिर हम आ जाते हैं हमारे रेटिनोपैथी, डायबिटिक आँखों में आ गए। रेटिनोपैथी। जी उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारे या मोतिया की शिकायत हो सकती है, या हमें ब्लर विजन है, हमारी जो है वो देखने की जो है वो बड़ी मुतासिर हो गई है, बिनाई मुतासिर। उसके बाद हम दिल की जानिब आ जाते हैं, उसमें हम ये देखते हैं CVA, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट, जिसके अंदर जो है वो हमें चेस्ट पेन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, इसके अलावा एंजाइना है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। फर्दर हम नीचे आ जाते हैं किडनीज की तरफ, इसमें गुर्दों पे मुतासर यूं होता है कि जो है वो गुर्दे अपना प्रॉपर काम करना ही छोड़ जाते हैं, और उससे क्या हो जाता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। फिर प्रोलॉन्ग आप ये देखेंगे कि हमारे नर्व्स का जो डैमेज है, हाई ब्लड शुगर लेवल्स की वजह से, शुगर की मिकदार का मुसलसल खून की नालियों में ज़्यादा रहने से क्या होगा कि हमारा जो है वो डायबिटिक न्यूरोपैथी। डॉक्टर साहब मेरे पैर बड़े जलते हैं, डॉक्टर साहब मेरे पैर सुन हो जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरे पैर सुइयां चुभती हैं, डॉक्टर साहब मेरा दिल करता है मैं सर्दियां भी ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਲ ਚੋਂ ਪਾਉਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖਾਂ या ठंडे फर्श ਤੇ चला, मैनू एक सुकून मिलता है। ठीक है, उसके बाद लेटर ऑन आप आ जाए एक डायबिटिक गैस्ट्रोप्रेसिस है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि आपका जो स्टमक है या निज़ाम हज़म है वो भी मुतासिर हो जाता है। तो इन जनरल टर्म्स और एक सादा जुबान में मैं बात करूंगा कि हर सिस्टम वक्त के साथ साथ अनकंट्रोल्ड शुगर में, और शुगर का कंट्रोल बेहतर नहीं है, उससे आपका बॉडी का हर सिस्टम मुतासर हो, ओवरऑल जनरलाइज्ड बॉडी वीकनेस आती, बॉडी उस लेवल के ऊपर चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाती, उनकी जो है ओवरऑल चीज़ें कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। इन अदर वर्ड्स आप ये समझ। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने डायबिटिक देखें फालिज का तो सब लोगों को पता है कि उसमें क्या कितनी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है, मौत भी हो सकती है, और अगर मरीज़ बच जाए तो फिर मुस्तकिल तौर पर अपाहज भी हो सकता है, इतनी ख़तरनाक चीज़ है। डायबिटिक रेटिनोपैथी का एंड रिजल्ट वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है? ब्लाइंडनेस, बिनाई गई। आपकी सारी उम्र के लिए तो हमारे पास कोई दादो शुमार हैं कि कितने लोग पाकिस्तान में जो डायबिटीज़ की वजह से अंधेपन का शिकार होते हैं? डॉक्टर साहब, पाकिस्तान इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज इन द वर्ल्ड राइट नाउ। पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस वक्त शुगर का दारुल खिलाफ है। कोई चंगी खबर नहीं आनी पाकिस्तान के मुतालिक। रिपोर्टेडली 24 करोड़ या 26 करोड़ की जो है आबादी, उसमें से 7 से 8 करोड़ जो है वो लोग मुतासिर हैं, और इतने अनअवेयर हैं कि उनको शुगर है। साइलेंट मिलियंस, वो बॉदर ही नहीं मिलियंस करते, कितने हैं? वो बॉदर ही नहीं करते अपनी स्क्रीनिंग कराना। नहीं जी कुछ नहीं है, मेरे कोई मसला नहीं है। स्क्रीनिंग से हेसिटेट करते हैं लोग, और अवेयरनेस क्रिएट करने की तरफ नहीं जाते इन चीज़ों। एक बात तो मैं ये समझता हूँ कि ये लाखों में ये चीज़ें, जब आपके रिपोर्टेड पेशेंट्स जो है वो करोड़ों में हैं। तो फिर उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप है वो तो अंडरस्टूड लाखों। अच्छा डॉक्टर साहब, एज एन एक्सपर्ट आपका क्या एक्सपीरियंस है कि लोग जल्दी डायग्नोज क्यों नहीं हो पाते डायबिटीज़ के केस में, और ये साइलेंट क्यों रहती है? सबसे पहले तो ये है कि वो अपने सिम्टम्स के ऊपर गौर नहीं करते। सेकेंडली वो स्क्रीनिंग की तरफ नहीं जाते, कोई खौफ से नहीं जाता, वो कहता है यार हमें कोई बड़ी बीमारी ना निकला है, मैं नहीं कराना टेस्ट। तीसरा बिल्ली को देख के कबूतर जो है वो आंखें बंद कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीमारी 2 वजह से फैलती है, एक गुर्बत और एक जहालत। गुर्बत का भी इम्पैक्ट है, जहालत ये नहीं है कि आपके पास इल्म नहीं है, जहालत ये है कि आपको वसाइल दिए अल्लाह ने, पर आपने कभी इस तरफ अपना केयर करने का सोचा ही नहीं। आपने इस चीज को बॉदर नहीं किया कि मैं अपने रूटीन केमिस्ट्री टेस्ट करवाऊं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, वो तो लैब ने डायग्नोज करना है, टेस्ट के ऊपर रिपोर्ट्स आनी। तो आप इस तरफ ध्यान ही नहीं है, तवज्जो ही नहीं है, या हेल्थ कॉन्शियस ही नहीं है। इन अदर वर्ड्स तो यही। अच्छा, इसमें एक फैक्टर डॉक्टर साहब ये भी हो सकता है कि शुगर की कोई वाज़ेह अलामत नहीं होती। अब मिसाल दे रहा हूँ कि गर्मियों का मौसम है, हैज़ा किसी को हुआ, पता है लूज मोशन हुए, फूड पॉइजनिंग हुई, वाज़ेह अलामत आई, पेशेंट भागता है डॉक्टर के पास कि मैं चेक करवाऊँ, डायग्नोज होता है और उसका इलाज हो जाता है। लेकिन शुगर में जैसे आपने शुरू में बता दिया था कि आहिस्ता आहिस्ता साइलेंटली
تمام خون کی شریانیں متاثر ہو رہی ہیں, تمام جسم کے اعضاء سسٹم متاثر ہو رہے ہیں, تو اسپیسیفک سمٹمز ہوتے ہی نہیں ہوں گے جس وجہ سے لوگ کہتے ہیں یار مینو کی ہونا ہے, میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. یہ بھی ایک فیکٹر ویسے ہے کہ کوئی واضح علامات ہوں تو ڈاکٹر کے پاس جائیں. سر علامات تو آتی ہیں انیشیل سٹیج کے اوپر تو پیشنٹس اگنور کر دیتے ہیں, ایگزیکٹلی. پھر لیٹر آن جب وہ سمٹمز کی سویرٹی, علامات میں جب شدت آتی ہے تو پھر وہ زیادہ جو ہے نا وہ اس طرف آتے ہیں. پھر بھی وہ ایک دو ٹیسٹ کروا کے, سمپل جو بلڈ شوگر ہے وہ کروا کے گلوکومیٹر سے, پھر وہ کہتے ہیں کہ یار اچھا ہے نہیں ہے. پھر 2-3 دن وہ کہتے ہیں ہم نے پرہیز کی, ہماری شوگر ختم ہو گئی ہے, نیل ہو گئی ہے. کئی کی ٹرمینالوجیز لے میں نے نکالی ہوئی ہیں کہ جن کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے انٹل انلیس کہ آپ نے ان کو جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ ایمیکیبلی چیزوں کو حل کرنا اور اس کو اس کی ڈیزیز کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا ہے. میں آج پھر کہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ جتنا کام ایک مالج کر رہا ہے ڈائبٹیز کی ٹریٹمنٹ کے لیے, شوگر کی ٹریٹمنٹ کے لیے, اتنا ہی کمپیریٹیولی یا ڈائبٹیز ایجوکیٹر کو بھی کرنا پڑتا ہے اپنے پیشنٹ کو, تاکہ ہمیں میکسیمم بیٹر ریزلٹس جو ہے وہ اچیو ہو سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ڈائبیٹک جو ہے یہ نیفروپیتھی کا بھی ذکر کیا. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 گردے انسانی جسم میں رکھے ہوئے ہیں, تو دونوں گردے جو ہیں وہ برابر سفر کرتے ہیں اور ڈیمیج کا شکار ہوتے ہیں, اور اس کا کلمینیشن یا اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ڈائلسس کرنا پڑتا ہے یا گردے فیل ہو جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے اس کا؟ سر ان کنٹرول جو ڈائبٹیز ہے یا وہ ڈائبیٹک نیفروپیتھی کو جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے گردوں کی فنکشننگ کو, تو اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ پروٹینوریا, اس میں آپ کے پروٹین یورین میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. شوگر تو آلریڈی آ رہی ہوتی ہے, آ رہی. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے RFTs رینل فنکشن ٹیسٹ کراتے ہیں جس میں یوریا, کریٹینین, بلڈ یوریا نائٹروجن وہ ہائیلی ریزڈ ہوتے ہیں, ایلیویٹڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ گردے آپ کے پیشنٹ کے جو سمٹمز ہے اس میں آ رہا ہوتا ہے کہ پفینس آف دا فیس, پیری آربیٹل سویلنگ, اور اس کے بعد یہ ہے کہ شارٹنیس آف بریتھ, چلنے میں سانس, پیڈل ایڈیما, مختلف فیکٹرز ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ شروع میں کریٹینین کو اگر آپ مینیج کر لیں, پروٹین اس کی ڈائٹ میں کم کر دیں, سالٹ ریسٹرکشن, نمک کم کر دیں, چیزوں کو آپ آہستہ آہستہ نیچے لیتے ہیں اور میڈیکیشن پراپر کر لیں, اور جو رینو پروٹیکٹیو جو میڈیسنز, جو دوائیاں گردوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی یا رینل سیفٹی کے لیے بہتر ہے, آپ ان میں شفٹ کر دیں پیشنٹ کو, تو اس سے ریزلٹس اچیو ہو جاتے ہیں ارلی اسٹیج میں. اور اگر آپ اس کو اگنور کر دیں تو پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ CKD, کرونک کڈنی ڈیزیز, اور اس کے بعد پھر ڈائلسس ہے, اور بس پھر یہ وہ تو کافی کرٹیکل سچویشن ہو جاتی ہے جب گردے اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز کا. ایگزیکٹلی, تو اس میں تو پھر کچھ بھی ادویات کے سے تو بس کی بات باہر ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے نیوروپیتھی کا بھی ذکر کیا کہ مریض کو, کیونکہ ہمارے اعصاب سے دیکھیں ہمیں باہر کی جو محرکات ہیں اس کے جو بھی, چاہے وہ پین کی سینسیشن ہے یا اسمیل ہے, وہ تمام ڈپینڈنٹ ہے اعصاب کے اوپر. اب اعصاب ویک ہوئے تو تمام سینسز آپ کی کم ہونا شروع ہو گئیں, جیسا آپ نے بتایا کہ جی سوئیاں چبھ رہی ہیں, سن محسوس ہو رہا ہے, ہیٹ محسوس ہو رہی ہے پاؤں میں. اب یہ ہاتھوں اور پاؤں میں کی کیئر میں اس کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے لاس آف سینسیشنز کا, خاص طور پر پاؤں کے کیس میں؟ دیکھیں جی, ہاتھوں اور پیروں کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا شوگر کا کنٹرول بہتر ہوگا, آپ کے اعضاء بالخصوص پیر, پاؤں وہ کٹنے سے بچ جائیں گے. ایمپوٹیشن جو ہے وہ اس سے آپ لوگ بچ جائیں گے. یہ دیکھیں کہ ہارٹ سے فردسٹ پوزیشن پہ ہیں, یہ سب سے دور ہاتھ اور وہ دے آر بین فردسٹ فرام دا ہارٹ, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہے, اس سے یہ ہے کہ وہاں پہ بلڈ فلو کمپرومائز ہو سکتا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی ایفیکیسی اس طرح یہ نہیں ہو سکتی. تو نتیجتاً وہی نمبنس, ٹنگلنگ سینسیشن, اور باقی ٹیمپریچر, کولڈنس, کولڈ ایکسٹریمٹیز, اور یہ ویری کرتی ہیں ملٹیپل چیزیں. پازیٹیو سائنس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ علامتیں ہیں. کئی دفعہ تو میں نے ایسے پیشنٹس پہ ڈاکٹر صاحب دیکھے ہیں کہ جن کے پیروں سے جوتی اتر جاتی ہے, انہیں پتہ ہی نہیں, یعنی کہ اتنے پاؤں سن رہتے ہیں کہ جوتا اتر گیا اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہے. لاس آف سینسیشن یا نیوروپیتھی اس حد تک ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں. تو یہی ہے. ویسے یہ آپ کی بات سیکنڈ کروں گا, ایک میرے ہی پروگرام میں ایک ڈاکٹر صاحب نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ مریض موٹر سائیکل کی بیک سائڈ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اس کا پاؤں سائلنسر سے جل چکا ہوا تھا,
اور اس کو چونکہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا، وہ جب اترا تو پتہ چلا ہے کہ پاؤں جل گیا ہوا ہے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہمارے پاس آتی ہیں، وہ کہتے ہیں سر سانوں پتہ ہی نہیں، کیل بھی چپ جائے گی یا کوئی چیز زخمی ہو گیا ہے۔ ایک پیشنٹ ہے، میں کہا ماں جی کی ہوئے کہہ رہی تھی بیٹا میں اس طرح روٹی پکا رہی ساں تے چولہے دے کول ساں، میرے پتہ نہیں چلے۔ ایک سردیوں میں آئی کہ میں نے آگ سیکنے کے لیے پاؤں آگ کے قریب رکھا ہے، حالانکہ جو ویسے ہی اصولن غلط ہے وہ رکھا ہے، وہ اوپر سے بالکل بلیک ہو گئی اسکن، اور مطلب کہ یہ چیزیں۔ اچھا، زخم لگ جائے اگر ڈائبٹیز میں ڈاکٹر صاحب، تو وہ اتنا جلدی مطلب ٹھیک کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ مائکرو سرکولیشن، چھوٹی نالیاں بلڈ کی کمپرومائز ہو جاتی ہیں، پیریفرل آرٹری ڈیزیز جس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ گلائسیمک کنٹرول جو ہے وہ ہمارا بہتر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈیکریز ان دا کولیجن سنتھسس، نئی اسکن ہی نہیں بن رہی ہوتی، وہ نہیں اس لیے وجہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ ویسے ہی کمپرومائز ہوتا ہے، اور اس وجہ سے وہ چیزیں فائبروسس بھی نہیں ہو رہا ادھر، اور وہ پھر جو ہے وہ فردر یہ چیزیں سارے فیکٹرز ہیں جو ڈیلیڈ ہو گئی نہیں کرتے۔ اچھا، ہمارے پاس کوئی اعداد و شمار ہیں ڈاکٹر صاحب کہ سالانہ پاکستان میں کتنے لوگوں کے پاؤں کے انگوٹھے یا پورا پاؤں یا پوری ٹانگ کٹ جاتی ہے، ایمپوٹیشن جسے ہم کہتے ہیں؟ سر اعداد و شمار کی بات کریں تو میں رف وہ ایسٹیمیٹس پنجاب میں بتا سکتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ ہر گھنٹے میں ایک ٹانگ لمب ایمپوٹیشن وہ ہو رہی ہے، اور اس میں کیا ہے کہ کیئر ہی نہیں ہے، پیشنٹ نے اس کو ان اویئر رہا ہے، اور اس ساری وجوہات سے یہ ہوا کہ چھوٹا سا جی زخم پیر پہ ہوا تھا، اس سے کیا ہوا سیلولائٹس بڑھ گیا، سیپسس ہو گیا، اس سے کیا ہے جی وہ آگے بڑھتا آیا ہے، اس نے وقت پہ کنٹرول نہ کیا، اپنی شوگر کو نہ مانیٹر کیا، ان اویئر دیسی دوائیاں کھائیں اس کو ختم کرنے کے لیے، دوسری دوائیاں لیں جس کی وجہ سے جی یہ چیزیں اور خراب ہو گئیں، کنٹرول نہ ہوئی، اور بالآخر جو ہے وہ لمب ایمپوٹیشن جو ہے یا فٹ ایمپوٹیشن ہم کہتے ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا وہ المیہ ہے کہ انسان معذور ہو گیا جی ساری عمر کے لیے، ساری عمر کے لیے، اور ذرا سی بے احتیاطی سے وہ معذور ہو گیا، اور وہ پھر اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ایک برڈن بن گیا۔ بالکل ویری انفارچونیٹ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، آپ نے گیسٹروپیریسس کا بھی ذکر کیا، تو میں چاہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا فردر ایکسپلین، کیونکہ عام پبلک کو گیسٹروپیریسس کا سمجھ نہیں آئے گا۔ علامات کی شکل میں گیسٹروپیریسس میں معدے کے اندر کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور اس کے اثرات مریض کو کس طرح پتہ چل رہے ہوتے ہیں؟ مریض شروع میں تو یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا دل خراب ہوتا پیا ہے، متلی ہوتی ہے، الٹی آ رہی ہے، قیدی فیلنگ ہے۔ اس تو بعد ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا جہا بھی کھانا نا تے میرا پیٹ فل ہو جاتا ہے، میرے تو پھر زیادہ کھایا نہیں جاتا۔ اس تو بعد وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے بلوٹنگ، ڈاکٹر صاحب پیٹ گیس تھا بہت اپھارا ہوا ہے جی، اپھارا ہوا۔ پھر یہ ہے کہ آلٹرڈ وتھ کانسٹیپیشن اور ڈائریا، تو یہ چیزیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ گیسٹرک پروکائنیٹک جو ہے وہ اس نظام کی معدے کی دوائی جس کو کہہ لیں عام آدمی کی زبان وہ دے دیتے ہیں، اینٹی ایمیٹکس کہہ لیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ وامٹنگ نہ ہو، متلی اور کیا کی ادویات ہو گئی نا، اینٹاسائڈس جو ہے وہ ہم دے سکتے ہیں، اور پھر ہم اس کو کہتے ہیں بھئی اپنی کاربوہائیڈریٹس پہ چیک رکھو وہ کتنی لے رہے ہو، میڈیسن کون سی لے رہے ہو، آفٹر میل لے رہے ہو، بیفور میل لے رہے ہو، یہ کھانے سے پہلے والی ہے بعد والی ہے کون سی، تو کوئی انٹریکشن تو نہیں ہو رہا میڈیسن کا، تو اس وجہ سے یہ پھر ہم رول آؤٹ کر کے تو پھر اس کی ایڈجسٹ کر دیتے ہیں شوگر کی دوائی کی ڈوز۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لاسٹ سوال اس سے پہلے کہ آپ سے میں ریکویسٹ کروں کہ آپ پبلک کو کوئی میسیج بھی دیں، آپ کے مشاہدے میں تو روز ایک بات آتی ہوگی، بینگ اے ڈاکٹر مجھے بھی یہ کئی دفعہ سننے کو ملتی ہیں چیزیں، مسائل کی بات کریں تو انبار ہے ہمارے ملک میں مسائل کا، اتنی لمبی لسٹ ہے کہ ختم ہی نہیں ہونی، لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ دو سب سے بڑے مسئلے جو اس ملک کے ہیں نا، ایک تو لٹریسی ریٹ، شرح خواندگی بہت کم ہے ہماری، جڑا بھی بندہ اپنا نام لکھ لے وہ پڑھ لے لکھے ہے ساڑھے کتاباں جی، اسی طرح ہی ہے نا، بالکل ہے نام لکھ لے اور پڑھ لے تو وہ پڑھا لکھا کنسیڈر ہوتا ہے جی۔ ایسے اور دوسری غربت، ایسے غربت بھی بہت ہے ہمارے ملک کے اندر، جس کی وجہ سے چیزیں اس لیول پہ اچیو نہیں ہو پاتی۔ ایگزیکٹلی، تو یہ بہت بڑے فیکٹر ہیں، یہ بہت بڑے بیریئرز ہیں، جہالت اور غربت، جس کی وجہ سے لوگ شوگر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں۔ اب جن کو آپ، میں نے ایسے سے بھی مطلب لوگ دیکھے ہیں، آپ بھی مجھے سیکنڈ کیجیے گا اگر میں بات ٹھیک کر رہا ہوں، آپ نے ایک مریض کو لکھی دوائی 500 ملی گرام کی، مثال دے رہا ہوں گولی، ایک صبح
एक शाम जी आपने ये खानी है। दूसरा आपके पास मरीज़ आया, अब आपने बीइंग एक्सपर्ट इन योर फील्ड उसकी कंडीशन, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उसका शुगर कंट्रोल, HbA1c, उसका बॉडी वेट मद्देनज़र रखते हुए आपने एक दवाई प्रिस्क्राइब की 2 मिलीग्राम की। अब वो मरीज़ आपस में भी कई दफ़ा इंटरेक्ट करते हैं, मतलब फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, वो जी फ़लान है, वो मैंने तो बड़ी डॉक्टर साहब ने तेज़ दवाई देती है, 500 वाली देती है। दूसरा कहते हैं नहीं जी मैंने तो डॉक्टर साहब ने 2 मिलीग्राम है। अब ये कितने बड़े इस तरह के वो होते हैं कि जो डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया हुआ है आप स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें, नंबर 1। नंबर 2, अक्सर गलती लोग ये करते हैं कि सुबह शाम की आपने दवाई दी, सुबह की उसने मिस हो गई, भूल गया पेशेंट, शाम को उसने सो मोटो एक्शन लिया, अपने आप ही उसने डबल डोज कर दी। ये कितना ख़तरनाक ट्रेंड है। ये सेल्फ मेडिकेशन का ट्रेंड है जी, और कई दफ़ा मैंने ये देखा है कि अगर फैमिली में किसी को शुगर हो गई है तो वो ही आगे सबको शुगर का डॉक्टर बन गया है घर में। अच्छा, दूसरों को भी खुद से ही दवाई दे रहा है। उसने कहा यार मैं खाना बड़ी अच्छी गोली, मुझे डॉक्टर जैन ने बड़ी अच्छी दवाई दी थी, तुसी भी इस्तेमाल करो, तुसी भी ठीक हो जाओगे। ऐसे एग्जैक्टली ये वर्ड है। तो अब उसमें ये है कि जी ये चीज़ों को मैंने बताया कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ये डायबिटीज़ एजुकेटर हमें हर डायबिटीज़ सेंटर पे चाहिए और डाइट रिलेटेड चाहिए। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं कि जिनके बाद जितना सोसाइटी अवेयरनेस आएगी उतनी हमारे लिए भी एक वो हेल्पफुल सिनेरियो होगा टू मैनेज द थिंग्स। जी डॉक्टर साहब, ये प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आप जैसे एक्सपर्ट्स को हम प्रोग्राम में दावत देते हैं कि ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन दें, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। आखिर में डॉक्टर साहब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे व्यूअर्स, जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो ऑलरेडी शुगर में मुब्तला हैं, उनको आप टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगे? उसमें जी मैं ये बताऊंगा कि एक तो रोज़ाना सैर करें, अपनी जो ग़िज़ा है उसका ख्याल रखें कि आप हेल्दी चीज़ें ले रहे हैं। बुरी आदत जो है वो उनको खुद ही तर्क कर दें, जिसके अंदर सिगरेट नोशी है या अल्कोहल है तो उसको भी क्विट कर दें। इसके अलावा जो है वो प्रॉपर डाइट लें, वॉक करें, हर 3 से 6 माह बाद जो है वो अपना टेस्ट कराएं और मतवाज़न ग़िज़ा रखें। और अपने आप की जो केयर है वो आप सबसे पहले जो है वो घर में खुद करें। इससे आप खुद भी और आपके अहले खाना भी है वो मुतअद्दिद ख़तरनाक बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आखिर में नाज़रीन, मैं डॉक्टर ज़ैन अली भट्टी का बड़ा तहे दिल से मशकूर हूँ कि इतने खूबसूरत अंदाज़ में डॉक्टर साहब ने उर्दू में भी और पंजाबी में भी आपको समझाने के लिए सादा तरीन अल्फाज में जो हो सकते हैं, मुमकिन हो सकते हैं, बहुत अच्छे अंदाज़े गुफ्तगू के साथ आपके साथ डायबिटीज़ और इससे मुल्हका जितनी भी पेचीदगी हैं उसके ऊपर इतनी मैंने खेज़ गुफ्तगू की, इतनी अच्छी मालूमात आपसे शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा, आपकी आज की एपिसोड पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।